Hello student, today's we will discuss about methods to solve the pair of linear equation in two variable. There are two methods. First, geometrical or graphical method, and second, algebraic method. With the help of this concept, you can solve exercise 3.2 easily. Okay guys, so without wasting your time, start your class. First, geometrical method, and second, algebraic method. Firstly, now we will discuss about geometrical method. You know about the pair of linear equation. We have the pair of linear equations are a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and second, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is the pair of linear equation in टू वेरिएबल. क्लियर. अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमें देखना है कि कोई लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, पैरेलल लाइंस कब होती हैं, एंड कोइंसिडेंट लाइन कब होती हैं. क्लियर स्टूडेंट. तो नाउ वी सपोज the pair of linear equation for comparison to this pair of linear equation. X minus 2y equal to 0. This is first equation, and 3x plus 4y minus 20 equal to 0. This is second equation. Clear. Now we have a1 upon a2 equal to b1 upon b2. यहाँ पे मेरे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल. यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सपोज किया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 0. दिस इज़ फर्स्ट, एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 दिस इज़ सेकेंड. ठीक है. यहाँ से हमें कंपेयर करना है a1 a2 b1 b2 की वैल्यू. ठीक है. तो मैंने क्या बताया था, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, हेयर इज़ 1. ठीक है. यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होगा वो 1 है, मीन्स a1 की जो वैल्यू है a1x. क्लियर. तो यहाँ से जो a1 की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 1, और यहाँ से a2 की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 3, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2. ठीक है. एंड b2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है. तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास 1/3 इज इक्वल टू -1/2. बोथ द साइड्स आर इक्वल, नॉट इक्वल. क्लियर. तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 ये बेसिकली इक्वल ही नहीं है. ठीक है. इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करने पे ये पता चला कि a1 अपान a2 जो है वो b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है. ठीक है. तो ऐसी कंडीशन में एक जो लाइन हमारी है यहाँ पे, ठीक है, वो दूसरी लाइन को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लाइक दिस टाइप. ठीक है. सपोज कर लो ये हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 0 था, और ये था हमारा 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0. तो जब ये कंडीशन
फॉलो हो कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ, तो वहाँ पे ये दोनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, intersecting lines means these are intersecting lines, ठीक है। एंड सेकेंड, वन सॉल्यूशन, only one solution, only one solution because they are intersecting at a single point, clear, only one solution। अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्यूशन देता है तो वो होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर, क्या होता है वो? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। क्लियर, or you can say consistent pair of equations। clear, consistent pair of equation। second, a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। अगर कोई पेयर ऑफ इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें मिलते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ लेट 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इक्वल टू 0। These are the pairs of linear equation in two variable. Now we compare with the pairs of linear equation a1x + b1y + c1 equal to 0 and a2x + b2y + c2 is equal to 0. Clear? Here a1 equal to 2, a2 is equal to 4, b1 is equal to 3, b2 is equal to 6, c1 is equal to -9 and c2 is equal to -18. Now we simplify. 1/2 equal to 1/2 equal to 1/2. Now we get a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. In this condition, we have got 3 points. First, coincident line, सेकेंड, यहाँ पे जो लाइंस कोइंसिडेंट हो रही हैं वो बेसिकली कुछ इस टाइप से आती हैं। सपोज कर लो ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0। क्लियर, एक दूसरी लाइन, ठीक है, एक दूसरी लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर आ रही है। ठीक है, एक दूसरी लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर आ रही, दिस इज़ 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जहाँ पे दोनों लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है, मतलब एक ही प्लेस पे दोनों लाइंस होती हैं, ये हर पॉइंट्स पे इसको टच करती है। ये सेकंड लाइन जो है ये फर्स्ट लाइन को हर एक पॉइंट पे टच करेगी। अगर ये हर एक पॉइंट पे टच करेगी तो ये इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता था कि बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, देन वी गेट ओनली वन सॉल्यूशन। फॉर दिस these lines
आर टचेस द एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स पे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स का मतलब लाइंस पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हमें देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत ढेर सारे सॉल्यूशंस को देगा, क्योंकि यहाँ पे लाइंस क्या है, एक दूसरे को हर एक पॉइंट्स पे टच कर रही है। एंड थर्ड, मैंने क्या बताया कि अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कोई सॉल्यूशन देता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। कंसिस्टेंट को ही डिपेंडेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर? तो एक बार मैं फिर से बता, बढ़िया पढ़ाया ना, बिना बुद्धि भी लड़का हुए तो समझ सकत। अरे शब्द खाद बा यार, काट दिहन का अच्छा नहीं हे, तो वीडियो चलत बा। नेक्स्ट है, अगर कोई इक्वेशन, ठीक है, मान लो मैंने सपोज कर लिया x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो a1 की वैल्यू 1 मिलेगी, a2 की वैल्यू 2 मिलेगी, b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू है 4, c1 की वैल्यू -4 एंड c2 की वैल्यू -12। क्लियर? नाउ वी सिंप्लीफाइड, नाउ वी गेट 1/2, 1/2, 1/3। It is clear this is not equal, means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal c1 upon c2। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ इक्वेशन मैंने सपोज करा है, ठीक है, वहाँ से हमें क्या मिला कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है। ऐसी कंडीशन में ये दोनों लाइंस जो होती हैं एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं टच करती। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर सेटिस्फाइड करता हो, ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट्स वहाँ से मिलते हैं। फर्स्ट होता है दीज लाइंस आर पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। एंड सेकेंड, जब ये पैरेलल लाइन है मीन्स ये किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन भी नहीं देंगे, मीन्स नो सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई इक्वेशन सॉल्यूशन देता है तो वो कंसिस्टेंट होते हैं, और अगर सॉल्यूशन नहीं देंगे तो होते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्लियर? एंड सेकेंड मेथड इज अलजेब्रिक मेथड। And second method is algebraic method. First method in this algebraic method, substitution method.
substitution method. Second, elimination method. And third, cross multiplication method. This method is very important method, ठीक है, and you can solve the pairs of linear equation very easily by cross multiplication method, ठीक है। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड जो हमारा है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसे हम लोग समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है, किसी भी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड x माइनस y इज इक्वल टू 5. क्लियर? दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। यहाँ से करते क्या हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पे पुट करना। हिंदी में प्रतिस्थापन बोलते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है। मीन्स एक जगह से x या y की कोई भी वैल्यू हमें क्या करना है, बाहर करना है और उसे दूसरे इक्वेशन में क्या करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चाहे फर्स्ट से आप यहाँ से कोई वैल्यू ले सकते हैं या सेकंड से कोई वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू मिलेगा मुझे 10 माइनस वाई। एक्स या वाई कोई भी एक वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई लिखो या y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करना है, सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, सो वी गेट एट द प्लेस ऑफ x we can write 10 minus y. From second, at the place of x we can write 10 minus y, means x की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस वाई। तो सेकेंड वाले इक्वेशन में x के प्लेस पे 10 माइनस वाई राइट करेंगे, फिर ये माइनस वाई इक्वल टू 5, 10 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 5। क्लियर? अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, इसको ट्रांसपोज करके इस साइड में ले आते हैं तो ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे 10 है, इस 5 को अगर ट्रांसपोज करके इस डायरेक्शन में लेके आओगे तो ये हो गया -5। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचा, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मल्टीपल में है तो ये अपॉन में आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5/2। क्लियर? x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड सपोज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें y की वैल्यू मिली है, हमें अभी क्या चाहिए, x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम थर्ड, यहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, ठीक है, 10 माइनस। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 20 माइनस 5/2, 15/2, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये मेथड कौन सा था हमारा, ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हुआ सबको। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल चाहे x की चाहे y की वैल्यू को हम लोग बाहर करते हैं और दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करते हैं तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर? Second method is elimination method. Now let the pair of linear equations are x minus y is equal to 5. This is first equation, and second x plus y equal to 10. This is second equation.
ठीक है। एलिमिनेशन मेथड मीन्स होता है किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, चाहे x को एलिमिनेट कर दो चाहे y को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का इक्वेशन लेता हूँ, नहीं तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये, ठीक है, और फिर आपका कन्फ्यूज़न भी नहीं दूर होगा। तो यहाँ पे मैंने 2x ले लिया, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्लियर। तो एलिमिनेट करना होता है यहाँ पे दोनों में से किसी एक वेरिएबल को, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 लिखा हुआ है और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये माइनस वाई और प्लस वाई है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में कि यहाँ पे भी वैल्यू इक्वल ना होती, मान लो यहाँ पे भी 2 होता, ये है हमारा इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ना तो x यहाँ पे इक्वल है और ना ही y इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, किसी सिंगल वेरिएबल के लिए, चाहे x के लिए आप सॉल्व करो चाहे y के लिए सॉल्व करो, इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पे x को सॉल्व करोगे तो इस वाले जो सेकेंड इक्वेशन हमारा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 2x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। लेकिन अगर y को इक्वल करें मीन्स पहले वाले इक्वेशन में इस 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 2 5 जा 10, तो ये माइनस 2y ये प्लस 2y, तो माइनस और प्लस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो आप लोगों को करना क्या है कि दोनों इक्वेशंस में जो निगेटिव और पॉजिटिव वाले टर्म्स हों, ठीक है, उस वेरिएबल को क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या करा कि यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों करते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए, ताकि मैं वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकूँ, ठीक है। तो पहले में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2 2 जा 4x माइनस 2y इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये 2y और ये 2y कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये y हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है, और ये कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 20/5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4 मिल गई, ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4 मिल गई। और अब यहाँ से x की वैल्यू जो है आप किसी भी इक्वेशंस में आप अप्लाई कर दो तो आपका ये सेकेंड वेरिएबल यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। Now we put at the place of x 4 plus 2y is equal to 10, 2y is equal to 10 minus 4, 2y is equal to 6, and then y is equal to 6/2, 2 3 जा 6, y is equal to 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 4 मिलती है और y की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया एक वेरिएबल हमारा y, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड क्लियर हुआ, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके उसे एलिमिनेट किया जाता है, क्लियर है स्टूडेंट। अब हम लोग थर्ड और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है उसे सीखेंगे, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मीन्स वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हम इक्वेशंस यानी कि रैखिक समीकरण को हल करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ दो इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू
74, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब इस टाइप के इक्वेशन को वज्र गुणनखंड विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट मेथड होता है किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने का। ठीक है, तो फर्स्टली आप लोगों को करना क्या है कि अगर इस टाइप के इक्वेशन गिवन है तो उन्हें करना क्या है, 2x + 3y इस इक्वल को क्या करना है, यहाँ से ये जो वैल्यू हमारी कांस्टेंट की है इसको भी क्या करना है, ट्रांसपोज करके एक साइड में ले आना है। तो ये अगर इस साइड में आएगा तो -46 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम वर्क हम लोगों को करना है, 3x + 5y, और ये जब इधर लेके आओगे तो ये भी -74 = 0। इतनी बात समझ में आई। कोई भी इक्वेशन लिखा होगा तो इक्वल के उस पार जो भी वैल्यू है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लेना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहले जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, और कांस्टेंट टर्म हमने 1 सपोज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है तो x को यहाँ से हाइड कर लेना है। अब जो यहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू दिख रही है वो हमें राइट करना है। तो पहले क्या दिख रहा है, 3, 5, -46, -74। क्लियर। और अब y की वैल्यू को राइट करना है तो y की वैल्यू को क्या करना है, हाइड कर लेना है। इसको हाइड करने पे देखो क्या दिख रहा है, -46 -74 दिख रहा है दाईं साइड में। तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है अब, 2 और 3 लिखना है जो बचा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम 2 और 3 लिख चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 और 5 लिखेंगे। क्लियर हुआ। अब इसे सॉल्व करने का जो मेथड है वो देखते हैं। x की वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, x की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, या समझ लो एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप x और y की वैल्यू बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप अल्फ़ा ऐसे बनाते हो। ठीक है, और अपॉन में भी हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा बनाएंगे। तो x की वैल्यू अल्फ़ा अपान अल्फ़ा हो गई। ठीक, ऐसे ही y की वैल्यू भी क्या होगी, अल्फ़ा अपान अल्फ़ा होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x के जो कंटेंट है हमारे ये हैं। ठीक है, ये हमारे जो हैं वो x के कंटेंट हो गए। ठीक है, तो अल्फ़ा का मतलब हो गया कि मैं अल्फ़ा कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा बनाते हैं ऐसे, तो ये वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, इस टाइप से आएंगे। तो ये 46 का 5 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 × 30, 5 चौके 20 और 3 23 माइनस में। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ एक माइनस लगेगा। ठीक है, अब देखो अब इसका मल्टीप्लाई इधर आएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर गया तो एक माइनस लगता है फॉर्मूले में। फिर इसको नीचे लेके आएंगे, मतलब 3 का मल्टीप्लाई -74, तो ये भी नेगेटिव था तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 74 में होगा, कितना आएगा, 3 चौके 12, 3 सते 21 और 1 22। ठीक है, तो जब x की वैल्यू फाइंड करना है तो x का कंटेंट ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे कांस्टेंट का कंटेंट लिखते हैं, मीन्स। ठीक है, कांस्टेंट का कंटेंट कौन सा है, ये वाला है, और y का कंटेंट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो कांस्टेंट का देखो क्या है, यहाँ पे भी अल्फ़ा बनाओ, 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस फिर ये 2 का मल्टीप्लाई 5 में आएगा, 2 5 जा 10 हो गया। तो ऊपर की वैल्यू -8 आई और नीचे की वैल्यू -1, यानी कि x की वैल्यू 8 आ गई। क्लियर। ऐसे y के लिए देखते हैं, इक्वल अल्फ़ा, y का कंटेंट हमारा ये है, तो 2 का मल्टीप्लाई 74 में करेंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, -148। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे।
ठीक है, तो एक फार्मूले का माइनस आता है। फिर 46 का 3 में करेंगे तो 46 में भी ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 छंग 18, 3 चौके 12, 13, 138। और नीचे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वाला टर्म लिखेंगे। 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू फाइंड करना है, जब x की वैल्यू फाइंड करना है तो x के कंटेंट को लिखना है और अपॉन कांस्टेंट के कंटेंट को लिखना है। और जब y की वैल्यू फाइंड करना है तो y के कंटेंट को राइट करना है और अपॉन में कांस्टेंट के कंटेंट को राइट करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, मतलब क्या हुआ कि -46 का मल्टीप्लाई पहले 5 में आया तो -230 हो गया। ठीक है, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 74 में करेंगे तो 222 आया। ये ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ था, तो जब इस साइड का माइनस करते हैं तो एक माइनस और लगाते हैं, तो माइनस वो और एक माइनस ये मिलके प्लस हो गया। ठीक, और अपॉन में ये 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10। ठीक है, तो 230 से 222 माइनस करेंगे तो -8 आया और 9 में से 10 माइनस करोगे -8 आया। दोनों माइनस माइनस कैंसिल तो x की वैल्यू 8 आ गई। ऐसे ही y के लिए क्या करेंगे, y के कंटेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 74 में करेंगे तो -148 आ गया। ठीक है, और जब यहाँ से मल्टीप्लाई इस साइड में करते हैं तो एक माइनस लगाते हैं, एक माइनस वो और एक माइनस -46 का, तो ये पॉजिटिव हो गया। 3 का 46 में मल्टीप्लाई करेंगे 138 हो गया अपॉन 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10। ठीक है, ये कितना हो गया, ये आ गया हमारा -10 अपान -1। ठीक है, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई 10। तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, y की वैल्यू भी आ गई 10।